हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस पढ़ लिया हैं। और साइंस की शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं शाम को 7:30 बजे। अगर जिन बच्चों को सीखना है, समझना है, तो वो लाइव क्लास में ज़रूर आया करें। और ये अपलोडेड वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद लाइव क्लास आपको और ज़्यादा समझ में आने वाली है। तो जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 10 बजे, उसी का शाम को आपको क्या होगा, लाइव क्लास होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि एक संबंध होता है किसी विलयन के, ध्यान से सुनिएगा, किसी विलयन के पीएच तथा पीओएच में संबंध। तो याद रखना, ये हम आपको एक संबंध बता रहे हैं और ये संबंध क्या होता है इसको समझिएगा। कि जैसे आपको पता है यहाँ पर पीएच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। इसका जो संबंध होता है वो होता है, याद रखना, पीएच प्लस POH इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। तो ये इनका ये संबंध होता है, याद रखना। यहाँ पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हमें पढ़ना है। एक फार्मूला हमको ये पढ़ना है कि H+, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको पढ़ेंगे। और दूसरा हम बेटा यहाँ पर लिखेंगे OH-, इसको बेटा क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। और ये बेटा जो होता है ये इक्वल होता है 1 × 10⁻14। हालांकि इनका गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। इन दोनों का गुणा ही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, जो हमारे कोर्स में है नहीं, हमें पढ़ना है नहीं। पर आपके नॉलेज के लिए इसके न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स पे हम बात करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो 1 × 10⁻14 होता है। ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला याद रखना, इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है कि H+ इक्वल टू 10⁻- का pH होता है। यानी कभी भी आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी हो, आपको pH दिया गया हो, तो आप pH यहाँ पे लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल आएगी। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि किसी जलीय विलयन में H+ की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁴, 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH बताइए। क्या बताना बेटा, विलयन का आपको क्या करना है, pH बताना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सवाल को पढ़िए, आपको दिया क्या गया है। किसी जलीय विलयन में H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता, तो आप यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे, गिवन। तो H+ की सांद्रता को हम ऐसे दर्शाते हैं। तो H+ की सांद्रता कितनी दी गई है बेटा, तो सर दिया गया है 1 × 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर, ये दिया गया। हमें क्या निकालना, विलयन का pH निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू विलयन का हमें pH निकालना है। क्लियर इतनी बात? अब आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा जिसमें दोनों चीजें आती हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी आती है और pH भी आता हो, तो आप कहेंगे सर हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा था। यानी अगर आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है तो आप उसका pH निकाल सकते हैं। लेकिन सोरेनसन ने एक बहुत अच्छी बात ये भी बताई थी कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम 10 की पावर में प्रदर्शित करेंगे, किसकी, 10 की ऋणात्मक घात में प्रदर्शित करेंगे, तो जो उसकी ऋणात्मक घात होगी वही उसका pH होगा। तो इस हिसाब से सवाल देख के भी आप बता सकते हैं कि इसका pH कितना होगा, 4 होगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करके भी देखेंगे क्या वास्तव में इसका pH कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए
क्योंकि हम जानते हैं, दिख रहा है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस बराबर होता है 10 की पावर माइनस का pH होता है। क्लियर है बेटा। अब H प्लस की सांद्रता कितनी दी गई है सर, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4, और इधर बेटा क्या है 10 की पावर माइनस का pH है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसलिए माइनस का 4 बराबर बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का pH, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो सोरेनसन ने बात बताई थी वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। तो ये सवाल हम लोगों ने यहाँ पर किया है और आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसी से हम संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखेंगे, हालांकि इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, समझिएगा। किसी जलीय विलयन में OH की सांद्रता 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर है। विलयन का pH भी बताना है, साथ में आपको यह भी बताना है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर ना कि H प्लस की सांद्रता दी गई है, यहाँ पर OH की सांद्रता दी गई, तो यानी आप सोरेनसन के अनुसार डायरेक्ट यहाँ पर देख के नहीं बता सकते, तो कहीं ना कहीं हमें H प्लस की सांद्रता निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, आप गिवन में लिख लिया करें कि आपको जो चीजें दी गई हैं। तो गिवन में दिया गया है OH माइनस की सांद्रता कितनी है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4, और इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर। अब विलयन का हमें बेटा क्या बताना है, pH बताना है। तो इसका pH कैसे बताओगे, चूंकि हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि H प्लस, क्योंकि हमें H प्लस निकालना ही निकालना। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, यदि आपको pH निकालना है तो आपको H प्लस की सांद्रता पता ही नहीं होना चाहिए। आप बिना H प्लस की सांद्रता के आप pH वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों, कारण इसका यह है कि pH वैल्यू का संबंध किसके साथ है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के साथ है, तो उसको हमें निकालना ही निकालना है। अब OH दिया तो कहीं ना कहीं हमें H प्लस निकालना होगा, तो इसका एक संबंध होता है निकालने के लिए कि H प्लस की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या बेटा, हमें H प्लस निकालना है ना, तो इसको बारात का दूल्हा तो यही है, तो इसको अकेले रोको भाई, बारातियों को भगाओ, जमातियों को भगाओ जो इसके साथ हैं। तो इसके साथ H प्लस के साथ कौन, OH है, तो इधर है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 है, 14 नहीं है बेटा, 4 है। अच्छा हाँ, ये तो 14 है था, सॉरी, ये कितना लिखा है बेटा, माइनस का 14 है। क्लियर है बेटा। अपॉन में नीचे कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। क्लियर है, कौन आया मेरे बच्चे, OH माइनस आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से हमें H प्लस की सांद्रता निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, H प्लस। अब ये देखिए ऊपर है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14, और नीचे बेटा OH की सांद्रता कितनी दी गई है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अभी देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 14 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा, और पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 14 में से यहाँ पर क्या अलग अलग पावर है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 गुणे, या 1 ना लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पर H प्लस की जो सांद्रता हमको मिल गई है वो 10 की पावर 10 मोल पर लीटर हो गई। आप इसके आगे 1 भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें pH निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, H प्लस पता होना चाहिए, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस बराबर होता है 10 की पावर माइनस का pH। H प्लस की सांद्रता कितनी है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 और बराबर 10 की पावर माइनस का pH, है ना बेटा, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस का pH, क्या हुआ बेटा, ये नहीं, तो ये पावर बेटा नीचे से ऊपर गई है ना, तो पावर जब कभी नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। जब ऊपर से नीचे जाए या ऊपर अंश से हर में जाए या हर से अंश में आए तो पावर का जो साइन है वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनका बेस सेम है, इसलिए माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, pH, माइनस से माइनस कट जाएगा तो pH बेटा कितना आ गया, तो pH बराबर क्या आया, 10।
अब इस सोल्यूशन का पीएच कितना है 10 है, अतः विलयन कैसा होगा, बोलो जरा, अतः विलयन कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो हमने आपको 2 न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, एक और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन और एक लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उसी का उल्टा रूप है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आपको सांद्रता दी जाती थी, आपसे पीएच मान पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हमें सांद्रता यानी पीएच मान दिया गया और हमसे क्या पूछ रहा है कि H+ की सांद्रता बताइए। तो सबसे पहले आपका काम तो यही होना चाहिए कि आपको यही लिखना होगा कि आपको गिवन में दिया क्या। तो गिवन में आपको दिया गया है कि पीएच, तो पीएच बराबर बेटा कितना है 5 है, और आपसे निकालने के लिए कहा गया है कि आप बताइए कि H+ की सांद्रता क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि H+ बराबर बेटा क्या होता है 10 की पावर माइनस pH होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें H+ की सांद्रता निकालनी, तो H+ आप यहीं रखिए 10 है। अब देखिए माइनस pH का मान कितना दिया गया है 5, तो आप क्या लिखोगे pH 5, यानी हम कह सकते हैं कि जो H+ की सांद्रता है वो है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 5, और सांद्रता का मात्रक अभी मैंने आपको बताया था मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पर H+ की सांद्रता इस तरीके से निकल आएगी। क्लियर है, तो pH की सहायता से आपने H+ की सांद्रता निकाल ली। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दिया गया। आपसे क्या कह रहा है कि किसी विलयन का pH मान कितना है 3 है, तो OH की सांद्रता बतानी, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की हमको सांद्रता बतानी है। तो उस कंडीशन में कभी भी आपको अगर OH की सांद्रता बतानी है तो तुम्हें H+ की सांद्रता पता होना चाहिए, और pH की सहायता से आप क्या करोगे H+ की सांद्रता निकाल लोगे, जैसे यहाँ पे निकाला गया। और जब H+ की सांद्रता निकल आएगी तो इस फार्मूले से हम OH- की सांद्रता को निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या दिया गया, तो आप लिखिए गिवन। आपको गिवन में दिया गया है कि pH वैल्यू बेटा कितनी है 3 है, आपको निकालना है OH- की सांद्रता को, यही तो निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं कि H+ की सांद्रता इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस pH। अब यहाँ से अगर हम H+ की सांद्रता को निकालना चाहें तो यहाँ पर 10 है, और pH की जगह पे क्या लिखना है बेटा 3 है। pH की वैल्यू कितनी है 3, तो -3 हो गया, यानी हमें जो मिल गई तो H+ की सांद्रता हमें बेटा कितनी मिली 1 गुणे 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर मिल गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है OH की सांद्रता निकालनी, क्योंकि हम जानते हैं कि H+ और OH- इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 गुणे 10 की पावर -14 होता है। यहाँ से हमें H+ निकालना, OH- निकालना, तो हम OH- को यहीं पे बेटा रोक लेंगे। तो 1 गुणे 10 की पावर -14 और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा H+ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 गुणे 10 की पावर -14 और नीचे बेटा कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -3, ठीक है बेटा। अभी ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -14 पहले से है, और ये पावर 10 की क्या हो जाएगी 3, और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 की तो आपके पास बचेगा 1 गुणे 10 की पावर -11। मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है ताकि आप जब अपनी बुक से या किसी अन्य सोर्स से पढ़ें तो आपको कोई तकलीफ ना हो। अगला क्वेश्चन एक और है, देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी विलयन का pH इतना है तो POH की गणना करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन। आप गिवन लिखेंगे, आपको गिवन में दिया गया है pH 6.5, और pH का कोई मात्रक नहीं होता ये याद रखना, और आपको POH कैलकुलेट करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे सांद्रता की बात नहीं की गई। क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, इसलिए POH बराबर ये 14 हो जाएगा, और इधर बेटा माइनस का क्या हो जाएगा pH। क्लियर है, तो ये 14 होगा, और pH की वैल्यू कितनी दी है
माइनस का 6.5, इसको जरा घटाइए और आप लोग हमको जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है, जल्दी से बताइए। 7.5, वेरी गुड। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5, यानी POH का जो मान आया है वो कितना आया है 7.5। तो यहाँ पर हमने जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर pH से बनने वाले थे वो मैंने आपको करा दिए, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे साल्ट यानी लवण के बारे में। कौन से लवण होंगे, अब जब हम दो लवण को मिलाएंगे तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा वो अम्लीय बनेगा या क्षारीय बनेगा, उन सब चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए। तो बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम क्या है, लवण, यानी हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हेडिंग में पढ़ाना भूल गया जिसको आपको स्वयं पढ़ना है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है, हर एक चीज के लिए पीएच बहुत आवश्यक होता है। हम कहीं पे फसल उगा रहे हैं तो वहां पर मिट्टी का पीएच भी होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पीएच होगा, एक उस फसल के अनुसार पीएच होगा तो फसल अच्छी होगी। हमारे शरीर में क्या होता है आप जानते हैं, जठर रस निकल रहा है। जठर रस के अंदर क्या है, HCl है, जिसका पीएच लगभग 1.2 है। तो अगर अच्छा पाचन होना है तो फिर हमारे पेट का भी पीएच क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीएच कब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा एसिड निकलेगा। और बहुत ज़्यादा एसिड कब निकलेगा, जब आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसको आपको स्वयं पढ़ना है। ये हेडिंग आप पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ समझाने योग्य है नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो हम चीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साल्ट। अगर हम साल्ट को, सबसे पहली बात है कि अगर हम साल्ट को डिफाइन करना चाहें, जैसे एक बात मेरी समझो कि सबसे पहली बात है कि साल्ट का निर्माण होता कैसे है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा साल्ट का निर्माण होता है। सबसे पहले इसको समझिए कि साल्ट का निर्माण कैसे होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा साल्ट का निर्माण होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है समझिए, जब आप अम्ल की रिएक्शन बेटा किसके साथ करते हैं, क्षार के साथ कराते हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें लवण का निर्माण होता है ना। आप लोगों ने देखा था हमने अम्ल की रिएक्शन किसके साथ कराई थी, धातु के साथ कराई थी, तब भी लवण बन रहा था। लेकिन जो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया से देख रहे हैं तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण कर रहे हैं। अभी मैं इसकी परिभाषा पे बाद में चलूंगा, पहले ये देख लेते हैं आखिर बनता कैसे है। तो ये अम्ल और क्षार हो गया, इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, आपका लवण बनता है और साथ में बेटा क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल पे यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा कि आपका HCl है और साथ में आपने बेटा यहाँ पर क्या लिया है, NOH लिया। ये एक्वस लिख देना क्योंकि इनको पानी में घोला गया है। और जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से OH और H+ मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देते हैं। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए बचा क्या, Na और प्लस Cl। तो ये हमारा क्या है, NaCl। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर बेटा ये जो आपका बना है यही आपका क्या है, साल्ट है। ठीक है, अब साल्ट की आप परिभाषा क्या लिखेंगे, याद रखना, किसी भी जलीय विलयन में, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी जलीय विलयन में, किसमें बेटा, जलीय विलयन में। जब हम बात करते हैं जलीय विलयन में, याद रखना दो बातों को, हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी H+ के अतिरिक्त अगर कुछ, या फिर बेटा OH- के अतिरिक्त अगर कुछ मिलता है तो उसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। क्या परिभाषा होगी, याद रखना, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त या फिर OH- के अतिरिक्त कोई धनायन या ऋणायन हमको मिलता है तो उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। इसको अगर हम एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझना चाहें, कैसे हम आपको इस बात को समझाना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया है ZnSO4। ये हमने बेटा क्या लिया है, एक कंपाउंड लिया है जिसका नाम मेरे बच्चे क्या है, ZnSO4 है। अब इस ZnSO4 को हमने कहाँ डाला है, पानी के अंदर डाला। इस ZnSO4 को बेटा हमने कहाँ पे डाला है, तो सर इस ZnSO4 को हमने वाटर के अंदर डाला है, पानी के अंदर डाला।
तो जब इसको पानी के अंदर डालेंगे तो इसका विलयन कैसा बनेगा, जलीय विलयन बनेगा। और जब जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, Zn+2 में टूटता है और SO4-2 में टूटता है। अब जरा हमें एक बात बताओ, आर्हेनियस ने परिभाषा क्या दिया था कि अगर किसी पदार्थ को आप जल पानी में डालेंगे तो H+ देगा। क्या यहां पर H+ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये अम्ल नहीं है। क्लियर है। आर्हेनियस ने बताया अगर किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वो OH- देता है, तो क्या यहां पर कहीं पर OH- दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब ये अम्ल भी नहीं है, ये बेटा क्या है, क्षार भी नहीं है, और ये तो हमारा क्या होगा, लवण होगा। तो यही मैंने परिभाषा में लिखा है कि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, किसके बेटा, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन मिल जाए, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन मिल जाए या OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो साल्ट की परिभाषा क्या लिखोगे, किसी विलयन में H+ आयन के हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धनायन या OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन प्राप्त होता है तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखा जाए तो यहाँ पर जो इनके लवण मिलते हैं, इनके भी अपने कोई परिवार होते हैं, कई कैटेगरी होती हैं, इसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुल मिला के ये बात देख रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल मिलता है। अब आप लोगों ने देखा है कई तरीके के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। तो जब अम्ल और हम क्षार को मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। अब हमें यहाँ पर यह चेक करना होगा कि जब हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलाएंगे तो वहां पे जो लवण बनेगा वो कैसा लवण होगा, अम्लीय लवण होगा, क्षारीय लवण होगा, उदासीन लवण होगा। तो हमें यहाँ पर लवण की प्रकृति को भी बताने का मौका मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो अब हम बेटा यहां पर देखने वाले हैं लवणों की प्रकृति, सॉरी लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, लवणों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवणों यानी साल्ट्स का वर्गीकरण। इसको थोड़ा सा आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ही होता है बांटना। तो कई तरीके के लवण हो गए, एक सामान्य लवण हो गया जिसको हम लोग उदासीन लवण कहते हैं, अम्लीय लवण हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा आपका, और आपका एक बेटा आता है द्विक लवण यानी डबल साल्ट हो जाता है। तो इन चारों को हम समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें लवणों का वर्गीकरण तो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, 1, 2, 3 एंड 4, 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। सबसे पहले आपके आगे सामान्य लवण, सामान्य लवण, सिंपल साल्ट। इन्हीं को बेटा बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाता है, उदासीन लवण। ठीक है। दूसरे जो हमारे हो जाते हैं अम्लीय लवण। तो कैसे हो गए हमारे, अम्लीय लवण हो गए। तीसरे जो हमारे होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, क्षारीय लवण। तो कैसे लवण हो गए बेटा, क्षारीय लवण। और जो हमारे पांचवे होते हैं वो हमारे बेटा होते हैं द्विक लवण। द्विक लवण, दो लवणों को से मिलाने से बनेगा द्विक लवण। उदासीन लवण, सामान्य साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट। समझते रहना, ये सिंपल साल्ट है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक साल्ट। ठीक है। ये हमारे बेटा क्या हो जाएंगे, बेसिक साल्ट। और द्विक लवण हमारे क्या होते हैं, दो लवणों को मिलाने से बनते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट। तो ये 4 प्रकार के आप यहां पर लवणों का वर्गीकरण 4 कैटेगरी में किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आखिर ये सामान्य लवण किस तरीके से बनेंगे, तो याद रखना, आप प्रबल अम्ल लो प्लस
प्रबल क्षार लो। आपने क्या किया बेटा, आपने प्रबल अम्ल लिया है और आपने बेटा क्या लिया है, प्रबल क्षार लिया है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वो लवण बेटा कैसा होगा, उदासीन लवण होगा। याद रखना, कैसा लवण होगा बेटा, उदासीन लवण होगा। या फिर इसी को और समझिए थोड़ा सा, या फिर आप बेटा क्या ले लीजिए, दुर्बल अम्ल ले लीजिए, या फिर बेटा आप क्या ले लीजिए, दुर्बल क्षार ले लीजिए। उस कंडीशन में भी जो आपका लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन लवण होता है। कैसा लवण हो जाएगा, वो भी आपका उदासीन लवण होगा। क्लियर है। अब अम्लीय लवण अगर मुझे बनाना है तो अम्लीय लवण बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहां पर हमें क्या लेना होगा बेटा, प्रबल अम्ल लेना होगा और बेटा क्या लेना होगा, दुर्बल क्षार। क्या लेना होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा वो लवण बेटा कैसा होता है, अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनिए, जो उदासीन लवण होते हैं उसकी पीएच वैल्यू बेटा कितनी होगी, 7 होगी। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो बेटा कहीं ना कहीं 7 से क्या होगी, अधिक होगी। सॉरी, ओ नो, 7 से कम होगी बेटा। ये देखो गलत लिख दिया था। तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से कम। अगर आपको क्षारीय लवण बनाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा, उस कंडीशन में आपको दुर्बल अम्ल लेना होगा। तो कौन सा अम्ल होगा सर, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ध्यान से मेरी बात सुनना, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से जो हमें लवण मिलेगा वो बेटा कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। और क्षारीय लवण होगा इसका मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। इतनी नॉर्मल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगी, इतनी आपको नॉर्मल सी बात बेटा समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो सद्विक लवण कैसे बनेगा, जब ही बेटा एक ही प्रकार के दो लवणों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, हाँ, तो आपका द्विक लवण बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक तो आपका है, कौन सा लवण है पहला, सामान्य लवण। आपने यहां पर क्या लिया, एक सामान्य लवण लिया और दूसरा भी आपने बेटा क्या लिया, सामान्य लवण ले लिया। और दोनों क्या होंगे, समान लवण होंगे। और इन दोनों को आपस में जब आप मिलाओगे तो जो लवण मिलेगा वो बेटा कैसा लवण मिलेगा, द्विक लवण मिलेगा। कैसा लवण मिलेगा, तो वो बेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है द्विक लवण। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा आपके कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। और अगर आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। एक आपका मिश्रित लवण होता है तो वो भी आप लिख लीजिए, मिक्स्ड साल्ट भी होता है। और आप लोगों ने अगर कभी नाम सुना होगा जटिल लवण का, किसका नाम सुना होगा, जटिल लवण का। तो ये भी बेटा आपके क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। जैसे जटिल लवण की बात कर ले, पोटेशियम फेरोसाइनेट होता है। जब इसको आप जल में घोलते हैं, एक तो साधारण धनायन मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। ठीक है, एक सिंपल आयन मिलता है, कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। पर ये बात आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि लवण इतने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सामान्य लवण की बात कर रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल भी आपको कुछ लिखने होंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए, सामान्य लवण यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सहायता से मिलेगा। तो यहाँ पर बेटा आपका NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, आप बहुत सारे आपके हो सकते हैं। NaCl हो सकता है, आपका KCl हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है बोलिए, आपका K2SO4 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ETC। तो बहुत सारे होंगे। ये आपके बेटा क्या होते हैं, ये आपके सामान्य लवण होते हैं यानी उदासीन लवण होते हैं। अब अगर हम प्रबल यानी अब हम अम्लीय लवण की जब बात करते हैं तो बेटा आपको क्या चाहिए, प्रबल अम्ल चाहिए और साथ में बेटा आपको क्या चाहिए, दुर्बल क्षार चाहिए। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो हमारा लवण बनता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। तो जैसे इसमें आपके बहुत सारे हो जाएंगे,
एग्जाम्पल पे अगर आप देखना चाहो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है FeCl3 है, AlCl3 है, और इसका आपका बेटा है ZnSO4। बहुत सारे ना लिखिए, इतने इतने याद कर लीजिए, आपका ये ETC। अब आपको बेटा क्या चाहिए, क्षारीय लवण चाहिए। तो क्षारीय लवण बनाने के लिए आप क्या लेंगे, दुर्बल अम्ल लेंगे, और साथ में बेटा क्या लेंगे आप, प्रबल क्षार लेंगे। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, Na2CO3, Na2 NaHCO3 हो सकता है, और CH3COO NaETC। तो दो दो तीन तीन याद कर लीजिए, किताब में तो बहुत सारे लिखे हैं, आप वहां से इनको देख लीजिएगा। अगर हम द्विक लवण की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फिटकरी। और फिटकरी का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका द्विक लवण है, मोहर लवण भी होता है, तो बस एक याद कर लीजिए, द्विक लवण में बहुत है आपको, ठीक है। एक आप याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है बेटा। मिश्रित लवण में आपका आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो मिश्रित लवण में आपका ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और जटिल लवण में आपका आ जाता है पोटेशियम फेरोसाइनेट, मतलब K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनेट। कक्षा 12 में पूरा का पूरा चैप्टर इस पे हम लोगों को पढ़ना होता है, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम की चीजें नहीं, पर ये आपको सिंपल इतनी चीजें पता होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बेटा क्या देखा है, लवण का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया। अगर हम एक बार लवण की परिभाषा पे बात डालें तो हमने क्या कहा, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई धनायन मिल जाए या हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन मिल जाए तो उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, साल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको बेटा क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, तो इतना आप लोग पढ़िएगा। अब हमें कुछ साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, बाइकार्बोनेट के बारे में सॉरी कार्बोनेट सिंपल सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, क्या क्या आएंगे भाई आगे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पुट्टी लगाओ, मूर्ति बनाओ। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर अगले टॉपिक्स आने वाले हैं। तो लगभग हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, यानी ये चैप्टर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, यानी नेक्स्ट 2 क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले टॉपिक हम शुरू करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि सामान्य साल्ट कैसे बनते हैं, अम्लीय साल्ट कैसे बनते हैं, क्षारीय साल्ट कैसे बनते हैं, द्विक लवण कैसे बनता है, मिश्रित लवण क्या उदाहरण क्या है, या जटिल लवण का उदाहरण क्या है। तो आप ये याद रखना, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट, लिख लीजिए पोटेशियम फेरोसाइनेट, ठीक है, याद होना चाहिए।